अच्छा, हमारा सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन 21 कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ऐसा करते हैं, हम सेक्शन नंबर 21 की कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं ताकि अपनी नॉलेज टेस्ट कर लें कि हमने सेक्शन नंबर 21 की अंडरस्टैंडिंग सही की है या नहीं। सिनेरियो नंबर 1 है, अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ बीन ड्राइविंग रेंटल इनकम फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टीज़। पार्टनरशिप फर्म रेंटल इनकम हासिल कर रही है अपनी प्रॉपर्टीज़ से। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, एओपी हैज़ अर्न्ड टोटल रेंटल इनकम ऑफ 10 मिलियन। टैक्स ईयर में 10 मिलियन की रेंटल इनकम कमाई है एओपी ने, और विथहोल्डिंग टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 155। जो टेनेंट्स हैं उन्होंने रेंटल इनकम पे करते हुए 2.5 मिलियन का टैक्स काट लिया। यानी 10 मिलियन की रेंटल इनकम थी, उसमें से 2.5 मिलियन का टैक्स काट लिया, तो एओपी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए? 7.5 मिलियन, और 2.5 मिलियन एडवांस टैक्स कट गया। अब अकाउंटेंट ने क्या किया? द अकाउंटेंट हैज़ चार्ज्ड विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्शंस टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अकाउंटेंट ने एक गलत एंट्री पास कर दी। उसको ये करना चाहिए था, एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 155 डेबिट करता करंट एसेट्स में और क्रेडिट करता रेंट रिसीवेबल को। लेकिन उसने एक गलत एंट्री ये पास कर दी, एक्सपेंसेस किसी भी लेजर अकाउंट को, मिसलेनियस को, या कोई भी रेट्स एंड टैक्सेस के एक्सपेंस अकाउंट को लिया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया उसने और क्रेडिट कर दिया रेंट रिसीवेबल। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 21 की रोशनी में देखते हैं कि इसका क्या सही ट्रीटमेंट था। Clause B of Section 21 does not permit the deduction of withholding tax as expense, while such withholding tax deductions are recorded as advance tax in the books of accounts being balance sheet item and adjusted against tax liability for the respective tax year। ये तो एडवांस टैक्स होता है, ये एक्सपेंस थोड़ी होता है, ये तो एडवांस टैक्स होता है, बैलेंस शीट आइटम होता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस से आप माइनस नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर इस 2.5 मिलियन को ऐड बैक कर देना चाहिए। क्यों ऐड बैक करना चाहिए? क्योंकि आपने ज़ाहिर है एक्सपेंस करके प्रॉफिट कम किया हुआ है ना, तो प्रॉफिट ऐड बैक करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि जो गलत ट्रीटमेंट हुआ हुआ है वो सही हो जाए। उसके इफ़ेक्ट को आप सही कर दें। तो ऐड बैक कर देंगे 2.5 मिलियन प्रॉफिट में। सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं। A small company has made payment of commission expenses of 1 million without making withholding tax deduction। एक स्मॉल कंपनी ने कमीशन की पेमेंट की है किसी भी ट्रांज़ैक्शन पर 1 मिलियन की, और उसपे टैक्स नहीं काटा, और कंपनी तो विथहोल्डिंग एजेंट होती है। तो द कमीशन पेमेंट, अब इसका क्या देखते हैं, इसका आंसर क्या है? द कमीशन पेमेंट ऑफ 1 मिलियन मेड विदाउट टैक्स डिडक्शन विल बी डिसअलाउड एज़ स्टिपुलेटेड इन क्लॉज़ सी ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द ऑर्डिनेंस। 21 सी में क्या लिखा था? अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं, आपको हर पेमेंट पर विथहोल्डिंग टैक्स काटना है, अदरवाइज़ जो भी पेमेंट आप एक्सपेंसेस की कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएँगे। तो इस केस में क्या होगा? आपको अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर 1 मिलियन रुपीज़ पूरी कमीशन की फिगर ऐड बैक करना पड़ जाएगी। सिनेरियो नंबर 3 देख लेते हैं। The accountant of partnership firm has charged 1 million to meals and entertainment expenses which was paid to a function planner for wedding function one of the partner's daughter। एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें कुछ पार्टनर्स थे। एक पार्टनर ने अकाउंटेंट से कहा कि भाई मेरी बच्ची की शादी है, तुम 1 मिलियन का चेक उनको दे दो, जो प्लानर है, जो मेरी बच्ची की शादी के सारे इंतज़ामात देख रहा है। तो अकाउंटेंट ने 1 मिलियन का चेक दे दिया। अब उसने एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री उसको करनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, लेकिन उसने क्या किया, मील्स एंड एंटरटेनमेंट बिज़नेस के एक्सपेंस को डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दिया। अब इसको अब हम देखते हैं, क्या उसका ये काम सही था या गलत था? सिंस द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस पेड is personal and not utilized for business purpose, therefore such payment should be disallowed as provided in clause H of section 21 of the ordinance। ये बात हमने क्लॉज़ एच ऑफ सेक्शन 21 में देखी थी कि अगर कोई पर्सनल खर्चा है तो उसको आप बिज़नेस के खर्चों में क्लेम नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? आपको 1 मिलियन अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा। अच्छा, सिनेरियो नंबर 4 देखते हैं। An association of person is paying salary to one of its member who is mainly managing the affairs of the business। Total salary paid during the tax year 2 million। अच्छा, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसमें एक पार्टनर जो है एक्टिवली बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, तो सारे पार्टनर्स ने मशवरा किया कि भई इसको सैलरी देनी चाहिए 2 मिलियन की, तो उसको सैलरी भी मिल रही है इन एडिशन टू उस प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग में।
तो फॉर टैक्स पर्पस क्या होगा? द सैलरी पेड टू अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज़ नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन एंड डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस। ये पर्पस्ड नहीं है, पर्पसेस है ये। एंड शुड बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट एज़ प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज़ जे ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मिलियन ऐड करना पड़ेगा। हमने देखा था 21 जे के अंदर कि अगर आप एओपी पार्टनर्स को प्रॉफिट ऑन डेट दे देती है या सैलरी देती है या कमीशन की पेमेंट करती है, अदर रेम्युनरेशन देती है, तो आप ये सारे खर्चे ऐड बैक कर देते हैं, अलाउड नहीं है। हाँ, हमने ये बात की थी कि रेंट अगर एओपी दे रही है, उसने पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली है और उसमें उसको बिज़नेस के लिए यूटिलाइज़ कर रही है, तो अगर रेंट एओपी दे रही है पार्टनर को, तो ठीक है, वो अलाउड है। पार्टनर उसे अपने पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करा रहा है और एओपी अपने पास एक्सपेंस आउट कर रही है, तो वो अलाउड है। लेकिन ये जो यहाँ बात की गई सैलरी की, ये हमने 21 जे में देखा था, ये अलाउएबल टैक्स एक्सपेंस नहीं है, तो ये ऐड बैक हो जाएगा। सिनेरियो नंबर 5, कंपनीज़ यूटिलिटी बिल ऑफ 1 मिलियन वाज़ पेड फ्रॉम इन कैश इन हैंड अकाउंट। कैश से यानी यूटिलिटी बिल पे कर दिया 1 मिलियन का। डिस्कस एडमिसिबिलिटी ऑफ यूटिलिटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश इन टर्म ऑफ सेक्शन 21 एल ऑफ द ऑर्डिनेंस। आसान सी बात है कि 21 एल में कुछ एक्सपेंसेस बताए गए हैं प्रोविजो में कि जिन्हें कैश से पे किया जा सकता है। ये हमने इन डिटेल पढ़ा था, जिसमें यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी थे, फ्रेट एक्सपेंसेस भी थे, ट्रैवल फेयर्स भी थे, टैक्सेस वगैरह की, गवर्नमेंट ड्यूज़ की पेमेंट्स थी। तो 21 एल इजाज़त देता है कि आप यूटिलिटी एक्सपेंसेस को कैश से पे कर दें, तो किसी किस्म के कोई भी ऐड बैक की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिनेरियो नंबर 6 देख लेते हैं। यू थिंक दैट डैमरेज पेमेंट of rupees 2 million to custom authorities are inadmissible deduction as such payments are fine। डैमरेज क्या होता है? डैमरेज ये होता है कि इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर जब अपना माल मंगाता है, तो कस्टम्स ये कहता है कि कुछ खास दिन आपको अलाउड है, 7 दिन है, 8 दिन है, जो भी हैं, उन स्पेसिफाइड डेज़ के बाद एक ख़ास एक डेज़िग्नेटेड टाइम पीरियड है, अगर उसके बाद भी आपने अपना माल कस्टम से क्लियर नहीं कराया, तो उसके आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, उसको डैमरेज कहा जाता है। तो अब अकाउंटेंट का ख़्याल है कि ये तो फ़ी और पेनल्टी है, हमने कोई लॉ वायलेट किया है। नहीं, इसमें कोई लॉ वायलेट नहीं हुआ है। अब इसके हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। फाइन और पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ आर इनएडमिसिबल। अगर आप किसी कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, किसी गवर्नमेंट के कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, तो जो फाइन होता है वो इनएडमिसिबल होता है। व्हाइल डैमरेज इज़ अ फी, ये तो एक फीस है कि आपने इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हुए गुड्स को कस्टम एरिया से डेज़िग्नेटेड टाइम पीरियड में क्लियर नहीं कराया, तो आपको एक एडिशनल चार्जेज़ और फीस अदा करना पड़ गई। तो ये कोई ऐसी पेनल्टी नहीं है, कोई ऐसी वायलेशन नहीं की अपने आपने लॉ की। ये तो एक बिज़नेस ऑपरेशन का हिस्सा है। कभी आप किसी भी वजह से आप जल्दी माल उठा नहीं पाए, कोई भी इश्यूज़ आ गए थे आपके, आप आपके पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं थे, आप माल रिलीज़ नहीं करा पाए या जो भी मसला था, लेकिन ये ऐड बैक नहीं होगा। इसी तरह हमने ये भी बात की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर अगर आपको कोई फ़ाइन करा देता है, अगर आप कोई मिसकमिटमेंट करते हैं, तो वो जो फ़ाइन है वो भी कोई कानूनी खिलाफ़वर्ज़ी नहीं की, कस्टमर से आपकी बिज़नेस डीलिंग में मामला हुआ था, वो भी अलाउड होता है। आप लोन की पेमेंट डिले कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको एक एक मार्कअप देना पड़ता है, एक फ़ाइन देना पड़ता है, वो भी अलाउड है। तो जो कि अगर किसी का कानून की खिलाफ़वर्ज़ी करने पर अगर आप गवर्नमेंट को कोई फ़ाइन वग़ैरह भरते हैं, वो अलाउड नहीं था। अच्छा, 7 नंबर सिनेरियो देखते हैं। कंपनी डज़ नॉट पे सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयी थ्रू बैंकिंग चैनल। एक कंपनी है, उसकी आदत है, वो कैश से ही सैलरी देती है, बैंक से सैलरी देती ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? Salary payment exceeding 32,000 per month per employee is inadmissible as provided in clause M of section 21। अब अगर हम देखेंगे कंपनी ने जितनी भी सैलरी दी है कैश, सारी कैश पे दी है। अब हम ये देखेंगे अगर वहाँ पर कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनको पर मंथ 32,000 रुपए से ज़्यादा सैलरी दी गई है, तो हमें वो सारी ऐड बैक करनी होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयी हैं जिनको कैश में सैलरी दी गई है और वो 32,000 रुपए तक है, तो बस उसको फिर ऐड बैक नहीं करना होगा। 30,000 है पर मंथ पर एम्प्लॉयी या 25,000 है तो हम ऐड बैक नहीं करेंगे। अगर किसी को 32,000 रुपए से 32,001 रुपए, 32,500, 32,000
33,000 अगर ये कैश से दिए तो वो बहरहाल ऐड बैक हो जाएगी 21 एम के तहत। अच्छा, सिनेरियो नंबर 8 देखते हैं। कंपनी हैज़ पेड फ्रेट एक्सपेंसेस ऑफ 150,000 बाय कैश। ये तो अलाउड है, ये हमने 21 एल में पढ़ा था कि फ्रेट का खर्चा आप कैश से दे सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है? विदाउट डिडक्शन ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 153, लेकिन विथहोल्डिंग टैक्स नहीं किया। और 21 सी में हमने पढ़ा था कि विथहोल्डिंग टैक्स करना ज़रूरी है एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए, जब भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं, ताकि वो अलाउएबल हों। डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ सच एक्सपेंसेस। तो कंपनी तो विथहोल्डिंग एजेंट होती है। अब हुआ ये कि फ्रेट एक्सपेंस कर दिया, कैश से तो अलाउड है, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि टैक्स नहीं काटा, तो ये 2 अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। कैश से पेमेंट करना है या नहीं करना, अलाउड है तो कर दें, नहीं तो बैंकिंग चैनल से करें और बिज़नेस बैंक अकाउंट से करें, 21 एल में हमने पढ़ा। लेकिन विथहोल्डिंग टैक्स काटना, ये तो एक अलग से रिक्वायरमेंट है, तो आपने विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा कंपनी ने, तो ये 1.5 लाख रुपए अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ जाएँगे। सिनेरियो नंबर 9 देख लेते हैं। Your company's management asks you to suggest that is there any benefit for the company if they convert the unapproved provident fund to approved provident fund in the light of clause E, E, A and F of section 21 of the ordinance। अच्छा, इसका आंसर क्या दिया आपने अब मैनेजमेंट को? इन केस ऑफ अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, ईयरली कंट्रीब्यूशंस विल बी अलाउड एज एडमिसिबल टैक्स डिडक्शन, unlike unapproved provident fund in which deductions are allowed at the time of payments to employees। अच्छा, जो अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस कर रहा है, वो ईयरली बेसिस पे टैक्स एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होती। अगर अप्रूवल ले लिया जाए तो जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है, हर साल उसको एक्सपेंस अलाउड हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, तो अप्रूवल करा लेना चाहिए। बट इन बोथ केसेस, चाहे अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड हो या अप्रूव्ड हो, एम्प्लॉयर मस्ट हैव इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर डिडक्शन ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 149। लेकिन 149 की जो भी कंप्लायंसेस है, उसको पूरा करना है, चाहे कोई भी फंड हो, तभी इसकी एडमिसिबिलिटी होगी। Okay. Scenario number 10. Since company's accountant was not available, one of the employees has made payment for from his personal bank account for a vendor bill, ये और नहीं है, ऑफ है, ऑफ रुपीज 50,000 which was overdue and claimed रीइंबर्समेंट फ्रॉम द कंपनी। मतलब ये है कि एक एम्प्लॉयी ने एक एक वेंडर का बिल आया 50,000 का, वो बहुत पुराना हो चुका था और वो आके ऑफिस बैठ गया कि भाई मुझे बिल दो। एम्प्लॉयी ने जान छुड़ाने के लिए अपने बैंक अकाउंट से उसे 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब कंपनी का अकाउंटेंट तो था नहीं, तो जब वो आया उसने कहा भाई ये 50,000 रुपए मैंने दिए हैं और ये बिल तो वैलिड है, अप्रूवल भी हुई हुई थी, तो तुम मुझे 50,000 वापस दे दो। एम्प्लॉयी को 50,000 रुपए वापस दे दिए। अब हम देखेंगे कि क्या ये खर्चा कंपनी के लिए एडमिसिबल है या नहीं है। सिंस द पेमेंट वाज़ नॉट मेड फ्रॉम बिज़नेस बैंक अकाउंट, ये अहम चीज़ है ना, बिज़नेस बैंक अकाउंट से तो पेमेंट हुई नहीं ये। बिज़नेस बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी देयरफॉर द सेड पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इज़ इनएडमिसिबल। तो लिहाज़ा 21 एल में रिक्वायरमेंट थी। क्या-क्या रिक्वायरमेंट थी? हमने 21 एल में बात की थी कि क्रॉस चेक से पेमेंट हो, यानी बैंकिंग चैनल से पेमेंट हो, नंबर 1, नंबर 2 बिज़नेस बैंक अकाउंट से पेमेंट हो। तो यहाँ क्योंकि बिज़नेस बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई नहीं है, तो लिहाज़ा आपको 50,000 रुपए प्रॉफिट में ऐड बैक कर देने चाहिए। ओके। लास्ट सिनेरियो देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 10 मिलियन हैव बीन क्लेम्ड अंडर द हेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। एक लेजर अकाउंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट, उसमें किसी भी एक साल में 10 मिलियन के टोटल खर्चे हुए हैं। व्हाइल आउट ऑफ सच एक्सपेंसेस, यानी 10 मिलियन में से रुपीस 2 मिलियन वर पेड थ्रू कैश। 8 मिलियन में से 10 मिलियन में से 8 मिलियन बैंकिंग चैनल से पे हुए हैं और 2 मिलियन कैश से पेमेंट हुए हैं एक्सपेंसेस। 2 मिलियन वर पेड थ्रू कैश। अभी 2 मिलियन किन बिल्स के लिए पेमेंट हुए हैं? फॉर बिल्स वेयर वैल्यू ऑफ बिल्स वर इक्वल इक्वल टू और लेस इक्वल टू और लेस देन 25,000। ये और का वर्ड लिखना मैं भूल गया हूँ। तो इसको आप, यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि 2 मिलियन जो कैश से पे हुए हैं, वो ऐसे बिल्स के लिए पे हुए हैं कि एक सिंगल बिल जो था वो या 25,000 रुपए का था या 25,000 रुपए से कम का था। फॉर एग्ज़ाम्पल टायर डलवाए 24,000 का बिल आया, बैटरी खरीदी 20,000 का बिल आया, कोई कलर कराया उसमें 20,000 रुपए का पेंट आया। यानी 2 मिलियन के कैश के ऐसे खर्चे थे, जो ऐसे बिल्स के लिए हुए हैं जो कि 25,000 रुपए के थे, सिंगल बिल, या 25,000 रुपए से कम के थे।
तो अब इन 2 मिलियन का क्या होगा? क्या ये ऐड बैक होंगे या नहीं? ओके, देखते हैं आंसर क्या है। रुपीज़ 2 मिलियन पेड इन कैश फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर अलाउएबल एक्सपेंसेस फॉर टैक्स पर्पस एज़ पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस बिलो और इक्वल टू 25,000 इन सिंगल बिल कैन बी मेड थ्रू कैश एज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21L। ये प्रोविज़ो में प्रोवाइडेड था कि अगर 25,000 रुपए या उससे कम की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको कैश से अदा कर सकते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 21 हमने जो पढ़ा, उसकी थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स हमने देख ली, ताकि थोड़ी-सी बेहतर क्लैरिटी आ जाए। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी मुकम्मल हो गई।